नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने आज लेके आया हूं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का क्विज, वह है लाइट यानी प्रकाश के बारे में। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद हर एग्जाम में जनरल साइंस में इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। सो आप इसे ध्यान से देखिए। अगर आप लोगों को इसका उत्तर आता है तो आपको उत्तर देने के लिए मिलेंगे मात्र 3 सेकेंड का वक्त। आपका समय शुरू होता है अब। कुल हम लोग इसमें 35 प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला जो प्रश्न है आपके लिए कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं, वेरी गुड, प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और आपको पता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचालित होती है। अतः प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ तरंग है। और प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। तो अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है या दोनों है, यानी एक अनुदैर्ध्य है या तो अनुप्रस्थ तरंग है। वेरी गुड, प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है, यानी कि वो एक ट्रांसवर्स वेव है। जबकि अगर अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल पूछा जाए तो साउंड जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जबकि लाइट जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग है। इन चीजों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी वेव थ्योरी ऑफ जो लाइट होती है वो किसके द्वारा दी गई थी। वेरी गुड, वेव थ्योरी ऑफ लाइट यानी प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। हाइगेंस ने कब इसे दिया था, 1678 में हाइगेंस ने, जो एक जर्मन विद्वान था, उन्होंने जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत होता है यानी वेव नेचर होती है उसे बताया था। इसके अलावा अगर प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाए कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, ये सबसे पहले किसने बताया था, तो ये सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया था। और स्पीड ऑफ द लाइट की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने फिजिक्स का जो डेली क्लास का सेशन है जो कि हर रात को 8 बजे दिया जाता है उसे आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो इन सारे उत्तरों को आप इजीली कर पाते होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर देखिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत सहायक होगा। अगला जो प्रश्न है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। ठीक है, याद रखिए, मून से हमारे अर्थ तक आने में लाइट को कितना टाइम लगता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 1.3 सेकेंड का वक्त लगता है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली है, अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 1.28 सेकेंड लगता है। देखिए, इसे निकालना बहुत ही इजी है क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ जो है वो पता है, या तो डिस्टेंस फ्रॉम मून टू अर्थ पता है। अब स्पीड इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड ऑफ द लाइट हमें पता है 3 × 10⁸, तो एग्जैक्टली हम टाइम भी निकाल सकते हैं, कितना टाइम लगेगा सन टू अर्थ या तो मून टू अर्थ जो है वो आने में। ठीक है, तो अब अगर प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सन से यानी कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो कुल 8 मिनट और 19 सेकेंड का वक्त लगता है। ठीक है, कहां से कहां तक आने में, सन से लेके अर्थ तक आने में, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड का वक्त लगता है। ठीक है, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि जिसे कि फुल सोलर इक्लिप्स कहा जाता है का अधिकतम समय क्या होता है। वेरी गुड, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकेंड का। ठीक है, सही उत्तर है बी यानी 460 सेकेंड। अब देखिए, यहां से 2-3 चीजें पूछी जाती है कि सूर्य ग्रहण होता कब है। ठीक है, जब चंद्रमा बीच में आ जाती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब होती है तभी सूर्य ग्रहण कहते हैं उस समय को। ठीक है, और कब होता है सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा के दिन में होता है। सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन में, जबकि चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन में। दोस्तों माफ कीजिएगा, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन में, जबकि सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन में। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, और पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है यानी मैक्सिमम टाइम होता है 460 सेकेंड का।
अगला जो प्रश्न है कि पानी से भरा किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? वेरी गुड। पानी से भरा किसी बर्तन में जब एक सिक्का, ये जो बर्तन है उसमें एक सिक्का है, वो थोड़ा जब हम लोग देखेंगे ऊपर से, यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण मुख्यतः ऐसा होता है। इसके अलावा एक और यहाँ से प्रश्न बनता है कि पानी में डूबी हुई जो छड़ी होती है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है जब हम लोग पानी में देखते हैं। यानी कि नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, अगर एक कंटेनर है उसमें पानी भरा हुआ है और एक छड़ी है, ठीक है, एक्चुअली ऐसी डूबी हुई है, पर हम लोग जैसे देखते हैं तो वही थोड़ी सी टिल्टेड दिखाई देती है, यानी बैंड दिखाई देती है। इसका कारण भी मुख्यतः प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट होता है। यानी कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो इसी कारण से प्रकाश के अपवर्तन के कारण किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन सारे प्रश्नों का उत्तर डिटेल में जो हमारे डेली वीडियोस हैं फिजिक्स के, उसमें बताए गए हैं। सो आपको और था डिटेल जानकारी चाहिए तो आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम में अर्थात क्या होता है दोस्तों? रेयरर मीडियम से सघन माध्यम यानी कि डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है? वेरी गुड। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम यानी कि रेरर मीडियम से सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम में जाती है, यानी माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर वो झुक जाता है, यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल वो झुक जाती है। ये नॉर्मल है यानी अभिलंब है, अभिलंब की ओर वो झुक जाती है, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाती है लाइट। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या है कि रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। यानी जब दो मीडियम चेंज होते हैं और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जाती है तो वो डिपेंड करता है दोनों के मीडियम की डेंसिटी के ऊपर। तो टुवर्ड्स द मीडियम यानी रेरर टू डेंसर होने से अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब वो रेरर टू डेंसर आएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा, और जब डेंसर टू रेरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। इस प्रश्न को थोड़ा उत्तर उल्टा भी किया जा सकता था कि जब प्रकाश की किरणें यहाँ पे विरल की जगह अगर चेंज करके सघन कर दिया जाता और यहाँ पे सघन की जगह विरल कर दिया जाता तो उत्तर हो जाता क्या? अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी ऑप्शन सी तब सही हो जाता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं कब होता है? जब प्रकाश, वेरी गुड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब प्रकाश हीरे से कांच में जाएगी। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो प्रमुख कंडीशन है, मैंने वीडियो में भी बताया कि प्रकाश की किरण जो है हमेशा सघन मीडियम यानी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की ओर जानी चाहिए, यानी कि सघन से प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल की ओर जानी चाहिए, विरल से सघन की ओर जाने से नहीं होगा। ये एक पहला कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो जो है आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये दो कंडीशन होना चाहिए। तो क्या हीरे से कांच की ओर जाना चाहिए, क्योंकि डेंसिटी ऑफ जो हीरा होता है ये डेंसर होता है और कांच जो होता है वो रेरर होता है, और डेंसर टू रेरर जाना जरूरी है, इसीलिए सही उत्तर होगा ए यानी हीरे से कांच। जल से कांच नहीं होगा क्योंकि कांच का जो है डेंसिटी ज्यादा होता है। वायु से जल नहीं होगा क्योंकि जल का डेंसिटी ज्यादा होता है। ठीक है, वायु से कांच भी नहीं होगा, सही उत्तर होगा हीरे से कांच में। ठीक है, क्योंकि पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर जाएगा, दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, तभी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अगला जो प्रश्न है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपन यानी कि डिस्पर्शन ऑफ द लाइट मेन कारण होता है इंद्रधनुष बनने का। इसके डिटेल वीडियो में डिस्कस की गई है, इसलिए ज्यादा मैं समय नहीं लेना चाहूंगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपन मुख्य कारण यानी डिस्पर्शन ऑफ द लाइट इज द मेन रीजन फॉर रेनबो फॉर्मेशन। अगला जो प्रश्न है कि मृग तृष्णा यानी इसे मिराज कहा जाता है, ये किसका उदाहरण है?
वेरी गुड। मृग तृष्णा यानी मिराज जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण है। रेगिस्तान में जो है नजर आता है दूर से, जैसे कि यहाँ जैसे देख पा रहे ये पेड़ पौधे हैं, दूर से नजर आता है ऐसे यहाँ पे पानी है, पर एक्चुअली में ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा नजर आता है, एक्चुअली में वहां पानी होता नहीं है और इसी को मृग तृष्णा यानी मिराज कहते हैं और ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला जो प्रश्न है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित होती है। यानी जो एंडोस्कोपी होती है वो किस पे आधारित यानी बेस्ड होती है, तो एंडोस्कोपी मुख्यतः जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटन पे जो है वो डिपेंड करती है। यानी सही उत्तर होगा ए यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करती है। इसी थ्योरी पे बेस्ड होती है एंडोस्कोपी, जिसमें कि शरीर के आंतरिक अंगों का अन्वेषण यानी जांच पड़ताल की जाती है। अगला प्रश्न बहुत ही इजी है, आई होप आप समझ गए होंगे प्रीवियस जो डिटेल्स है कि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन यानी कि इंटरनल रिफ्लेक्शन कब हो सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है। वेरी गुड। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होने के लिए मुख्य कंडीशन है कि वो कांच से वायु में जाए, क्योंकि मैंने बताया दो कंडीशन बेस्ड है, एक तो डेंसर टू रेयर मीडियम जाना चाहिए और दूसरा जो है उसका क्रिटिकल एंगल की बात, यानी आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल कोण से बड़ा होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चटका हुआ कांच यानी टूटा हुआ कांच जो है या तो क्रैक्ड जो ग्लास होता है वो चटकीला नजर आता है यानी ज्यादा जो है ग्लिटरी नजर आता है। अगर किसी कोई कांच यानी ग्लास है वो बीच से क्रैक हो जाए किसी वजह से तो वो ज्यादा जो है चटकीला यानी ब्राइटर नजर आता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? वेरी गुड। इसका मुख्य कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपको दो तीन चीजें याद रखनी है, जैसे हीरे का चमक यानी कि जो डायमंड की चमक होती है, या तो मृग मरीचिका जिसे कहते हैं यानी कि मिराज का फॉर्मेशन यानी या तो पानी में डूबा हुआ जो परख नली का चमकीला दिखाई देना, या तो कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना, ये सारी चीजें जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होती है और उसी का उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? वेरी गुड। यानी कि कलर ऑफ द स्काई वाइल लुक्स ब्लू, मेन कारण होता है आकाश का रंग नीला प्रतीत होने का उसके प्रकीर्णन के कारण यानी कि स्कैटरिंग ऑफ द लाइट के कारण। क्योंकि तो होता क्या है कि ये जैसे अर्थ सरफेस है, इसमें जो है डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो होता है जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ और सूक्ष्म जो कण होते हैं उसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है यानी फैल जाता है और इसे प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ द लाइट कहता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग जो है वो सबसे कम होता है और आकाश का रंग नीला जो है इसी प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ द लाइट के कारण होता है। यानी डस्ट पार्टिकल्स के जो अलग अलग डस्ट पार्टिकल होते हैं इसके स्कैटरिंग ही मेन कारण होता है आकाश का रंग नीला होने का। अगला जो प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? वेरी गुड। एक अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट्स अगर बाहर से देखे यानी बाहर से आकाश को देखे तो उसे वो ब्लैक यानी काला प्रतीत होता है। अगला जो प्रश्न है कि उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? यानी कि सनराइज और सनसेट के वक्त जो है सन जो है वो रेड दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? वेरी गुड। इसका मुख्य कारण है लाल रंग का जो स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है और कम स्कैटरिंग के कारण ही हम लोग दूर से जब उठता है सूर्य यानी सनराइज और सनसेट के वक्त जो है हम सन को रेड दिखाई पड़ता है यानी कलर ऑफ कारण, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है? वायलेट की होती है और सबसे कम स्कैटरिंग जो होता है वो होता है रेड का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सूखा बालू यानी कि ड्राई जो सैंड होता है वो चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू चमकहीन होता है? यानी कि ड्राई सैंड ज्यादा चमकीला यानी ब्राइटर दिखाई देता है एज कंपेयर टू वेट सैंड। इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण होता है किसका? परावर्तन, या इसका मुख्य कारण परावर्तन है।
यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इसका मुख्य कारण है। इसी कारण से जो ड्राई सैंड होते हैं, यानी अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे या तो सी बीच में जाएंगे तो देखेंगे जो ड्राई सैंड है वो ज्यादा चमकीला नजर आता है, जबकि जो गीला बालू है वो चमकहीन यानी उदासीन दिखाई देता है। अगला जो प्रश्न है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटन का परिणाम है। यानी अगर आप सोप के पतले फिल्म लेते हैं, सोप फिल्म जो होता है वो बहुत ही कलरफुल दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? इसका मुख्य कारण बहुलते जो परावर्तन और व्यतिकरण होता है। परावर्तन का अर्थ क्या हो गया दोस्तों? परावर्तन का अर्थ है मुख्यतः रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस के कारण मुख्यतः जो है सोप फिल्म जो है वो ज्यादा चमकदार यानी कि साबुन के पतले झाग चमकदार नजर आते हैं, यानी अलग अलग कलर्स में नजर आते हैं, मुख्यतः रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस के कारण। कि मोटर कार में पश्य दृश्य, माफ कीजिए दोस्तों, ये पश्य दृश्य यानी पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज होता है, यानी लुकिंग मिरर जो होती है गाड़ी में लगी हुई, उसमें कौन सा दर्पण यानी मिरर का यूज होता है। तो लुकिंग मिरर जो साइड में लगी होती है पीछे आने वाले गाड़ियों को देखने के लिए, उसमें मुख्यतः उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज इसलिए होता है क्योंकि पीछे जो है बहुत सारी गाड़ियां होती है और उनको एक जगह पे, हमारी छोटे जगह पे ज्यादा गाड़ियों को देखना होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पे रखा गया है और उसके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है यार, बहुत इजी भी है और बहुत ही टफ भी माना जाता है क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि दो समतल दर्पण यानी दो प्लेन मिरर है, उसके बीच में इसका एंगल जो है, दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल है 90 डिग्री, उसके बीच में जो है एक मोमबत्ती जो है वो जल रही है। तो पूछा जा रहा है कि इस जो मोमबत्ती के कितने इमेज जो है इन दोनों में बनेंगे। तो नंबर ऑफ इमेज निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, क्या है? आपको 360 डिग्री बाई थीटा, माफ कीजिएगा, बाई थीटा -1 करना होता है। यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। तो 360 डिग्री बाई 90 -1 करना है। तो आप काटिएगा, देखिएगा 4 - 1 = 3 हो जाएगा। तो सही उत्तर निकल गया 3। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर 45 डिग्री दे तो 360 बाई 45 -1 हो जाएगा। 60 डिग्री दे तो 360 बाई 60 -1 हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। 45 डिग्री होने पे 7 इमेज बनेंगे, 60 डिग्री होने पे 5, 120 डिग्री पे 2 और 180 होने पे 1 इमेज हो जाएगा। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। 360 डिवाइडेड बाई थीटा, यानी जो भी एंगल पूछा जाए उसको यहाँ पुट कर दीजिए, -1 कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ इमेज निकल जाएंगे। अगला जो प्रश्न है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है, यानी अंडर द वाटर सोप, यानी कोई भी बबल जो है, एयर बबल किस तरह का व्यवहार करता है, शो करता है। तो ये एक अपसारी लेंस जैसा शो करता है। अपसारी लेंस का अर्थ क्या होता है? अवतल लेंस के जैसा शो करता है, यानी कनकेव लेंस के जैसा शो करता है। अगर कोई सोप यानी कोई भी बबल वाटर के अंदर हो तो ये एक अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस के जैसा शो करता है। अगला जो प्रश्न है कि लेंस की क्षमता को हम लोग किससे मापते हैं? या तो डायरेक्टली पूछा जाता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंस। तो लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर से मापते हैं। डायोप्टर को हम लोग डी द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा? डी द्वारा डिनोट करते हैं। और पावर ऑफ द ग्लास प्लेट के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। पावर ऑफ द ग्लास प्लेट होता है नॉर्मली 0। ठीक है, तो अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, यानी पावर ऑफ द सनग्लास, सनग्लास की क्षमता कितनी होती है, यानी धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है। 0 डायोप्टर, 1, 2 या 3 डायोप्टर, तो होता है 0 डायोप्टर। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मतलब पावर ऑफ द ग्लास प्लेट होती है 0, तो धूप के चश्मे की क्षमता जो है वो 0 डायोप्टर होती है। और डायोप्टर से हम लोग मापते हैं किसी भी पावर ऑफ ग्लास को। अगला जो प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस यानी एक कन्वेक्स मिरर को, माफ कीजिएगा दोस्तों, कन्वेक्स लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता में क्या प्रभाव पड़ता है। यानी सपोज कीजिए एक कन्वेक्स लेंस है आपके पास, तो उसे अगर आप लोग वाटर में सबमर्ज कर दीजिएगा तो उसके पावर में क्या डिफरेंस होगा। तो उसका पावर क्या होता है? वेरी गुड, उसका पावर जो होता है वो घट जाता है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन यानी डेविएशन होने वाला वर्ण है, यानी कौन सा कलर का सबसे ज्यादा डेविएशन होता है। जब एक व्हाइट लाइट यहां से आया और प्रिज्म से होकर गुजरा तो आपको पता है कि 7 डिफरेंट कलर में वो ब्रेक हो जाता है। तो पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा डेविएशन किस कलर का होता है। तो सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट यानी बैगनी कलर का होता है और सबसे कम डेविएशन होता है रेड कलर का, और इसी कारण से विबग्योर नाम से हमें जानते हैं, BIBGYOR, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड। ये 7 कलर होते हैं जिसमें ब्रेक होता है। सबसे कम डेविएशन होता है रेड का, सबसे ज्यादा डेविएशन होता है वायलेट का, यानी सही उत्तर होगा बैगनी यानी सी उत्तर। इसके अलावा कुछ चीजें ध्यान रखिए, मतलब सबसे अधिक होने वाला, सबसे कम होने वाला, इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। और ये जो डेविएशन है मुख्यतः किस पे डिपेंड करता है ये भी पूछा जाता है। ये मुख्यतः जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है। ठीक है, अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान अधिक होने पे, यानी जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक होगा उतना विचलन अधिक होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हुआ है तो लाल वस्त्र कैसा दिखाई देगा। यानी कि एक रूम है जिसमें कि जो लाइट है वो ग्रीन कलर की लाइट लगी हुई है आपका, तो अगर उसमें कोई रेड कलर की ड्रेस को हम लोग देखें तो वो किस कलर का नजर आएगा। तो अगर हम लोग रेड कलर की ड्रेस को देखें तो वो वेरी गुड, वो ब्लैक कलर का नजर आएगा। देखिए दोस्तों, ये मुख्यतः लाइट के एब्जॉर्प्शन के और रिफ्लेक्शन के कारण होता है। आप इसमें कलर कॉम्बिनेशन को मिक्स मत कीजिएगा। वैसे जब रेड और ग्रीन कलर को कंबाइन किया जाता है तो येलो कलर बनता है, जबकि रेड और ब्लू को कंबाइन करने से मैजेंटा, और ब्लू और ग्रीन कलर का जब कंबाइन होता है तो सियान कलर बनता है। इन कॉम्बिनेशन के बारे में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक और प्रश्न जो बहुत बार पूछा जाता है कि प्राइमरी कलर्स कौन कौन से कलर होते हैं। तो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर जो होते हैं वो प्राइमरी कलर होते हैं। इन कलर्स को ही मिक्स करके सेकेंडरी कलर, फिर से आगे चल के टर्सरी कलर बनाया जाता है, पर प्राइमरी कलर याद रखिए रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। यानी कि अगर स्पेस ना हो, एटमॉस्फेयर ना हो, तो पृथ्वी से अगर हम लोग आगे देखेंगे स्काई को तो कौन सा कलर दिखाई देगा। इस कंडीशन पे स्काई जो है वो काला कलर का दिखाई देगा, क्योंकि उस कंडीशन पे स्कैटरिंग होगी नहीं, और स्कैटरिंग नहीं होने के कारण स्काई जो है ब्लू दिखेगा नहीं, इस कारण से स्काई हमारा काला दिखाई देगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। वेरी गुड, नॉर्मली कैमरे में जो है वो उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस के द्वारा ही फोकस कर सकते हैं, यानी लेंस फोकस करता है किसी फोकल प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट को। अगला जो प्रश्न है कि आंख के किस भाग के द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित की जाती है, यानी कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो एंटर करेगी आपके आंख में, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये मुख्यतः डिपेंड करती है आइरिस के ऊपर। आइरिस जो है ओपन होता है और क्लोज होता है। इसका उदाहरण नॉर्मली आप लोग देखते होंगे, अगर अधिक लाइट से तुरंत आप लोग कम लाइट पे जाते हैं तो आपको सेट होने में कुछ समय लगता है, यानी उस समय कुछ दिखाई कम देने लगता है, क्योंकि उस वक्त जो है आपका आइरिस जो है सिकुड़ जाता है, क्योंकि पहले लाइट ज्यादा थी इसलिए वो लाइट को एंटर करने नहीं देती है। पर जब आप कम लाइट में चले जाते हैं तो उस वक्त धीरे धीरे आइरिस जो है वो अपने नॉर्मल फंक्शन में आता है। तो इसी कारण से लाइट के एंटर को जो आंख में है वो कंट्रोल करती है कौन, आइरिस। अगला जो प्रश्न है कि एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी पे वस्तु स्पष्ट देख नहीं पाता, तो इससे इस प्रकार के दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहेंगे। अर्थात कि एक कोई ऑब्जेक्ट है वो उस पर्सन से अगर 10 मीटर के डिस्टेंस पे है फिर भी वो उसे क्लियर नहीं देख पा रहा है, तो वो किससे पीड़ित है। तो वो इस कंडीशन पे आप समझ जाइए कि वो मायोपिया से पीड़ित है, यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। आपको पता होगा कि नॉर्मली 4 तरह के दृष्टि दोष हम लोग पढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, इसमें नजदीकी वस्तु को देख नहीं पाता है। ठीक है, इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूर करने के लिए हम लोग फोकल दूरी के में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूसरी जो बीमारी होती है वो होता है हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि दूर दृष्टि दोष जिसे कहा जाता है। इसे दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तीसरा जो होता है वो जरा दृष्टि दोष यानी प्रोसोबिया कहा जाता है। इसको दूर करने के लिए बाइफोकल यानी द्विफोकल लेंस का यूज किया जाता है। जबकि चौथा जो है ऑस्टिजिगंटिज्म होता है, इसके बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और इसको ठीक करने के लिए हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं।
अगला जो प्रश्न है कि साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग का निम्नलिखित में से क्या कारण होता है? तो इसका मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? इसका मुख्य कारण प्रकीर्णन होता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ द लाइट होता है। अगला जो प्रश्न है कि तारे के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या होता है? ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार के पीछे मुख्य कारण क्या होता है? इसके कारण मुख्य होता है अपवर्तन के कारण मुख्यतः ये होता है। अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट के कारण मुख्यतः होता है, यानी सही उत्तर होगा ए यानी रिफ्रैक्शन। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कांच परावैंगनिक किरणों को विक्षेपण कर सकता है, यानी उसे डिस्पर्स कर सकता है? कौन सा कांच कर सकता है दोस्तों? तो ये जो क्रुक्स ग्लास है, क्रुक्स ग्लास जो है वो परावैंगनिक किरणों को यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसे स्कैटर कर सकता है, यानी विक्षेपण कर सकता है, यानी डिस्पर्स कर सकता है। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा प्रकाश को पौधे द्वारा तीव्र शोषण होता है, यानी तीव्रता में बहुत ही तेजी से कौन से लाइट को जो पेड़ पौधे होते हैं वो अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषण लिखिए यहाँ पे, अवशोषित कर लिया जाता है। वेरी गुड। जो कलर होता है वो है नीला और लाल कलर, ठीक है। नीला और लाल कलर को जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ज्यादा उसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आए तो जरूर जरूर लाइक करना मत भूलिए। इसी तरह से मैं डेली आप लोगों के लिए सुबह एक क्विज का सेशन, शाम को एक क्विज का सेशन अपलोड कर दिया करूंगा, जो है एक हिंदी में होगा और एक इंग्लिश में होगा। सो दोनों मीडियम्स वाले को इसलिए जो है क्विज हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये सारे क्विज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और आप चाहे तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज और मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।